नमस्कार, वीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल मोदी सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इस बिल के गिरने के कारण अन्य संबंधित विधेयक जैसे परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 भी वापस ले लिए गए, जिसकी वजह से महिलाओं को मिलने वाले अधिकार में थोड़ी और देरी हो सकती है। कई महिलाओं ने इसे दशकों पुराने संघर्ष के साथ एक और खिलवाड़ माना है। उनका कहना है कि जब भी महिलाओं का अधिकार देने की बात आती है, राजनीतिक दल किसी न किसी बहाने इसे टाल देते हैं। तो लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। मेहमानों से आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में मीता वाधवा जी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। मीता जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में राजश्री पांडे जी भी जुड़ी हैं। राजश्री जी अधिवक्ता है। राजश्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर भारवी वैष्णव जी जुड़ी हैं, समाजसेवी हैं। डॉक्टर भारवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर नीता डुमरे भी जुड़ी हैं। नीता जी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। नीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में शीलू शर्मा जी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शीलू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीलू जी, आप ही के पास में आते हैं। लगातार कोशिश की जाती रही महिला आरक्षण देने की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह देखते हैं आपकी आजादी के बाद से अब तक हम महिलाओं को उनका हक नहीं दे पाए? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब हम एक नारी के उत्थान की जब हम बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार कांग्रेस का बर्ताव एक स्वार्थ के साथ हमारे और जाहिर हो रहा है, ये एक वजह है। अगर वो चाहते तो ये बिल पास हो सकता था। और ये जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक सोच लेकर चल रहे थे कि हर क्षेत्र में बदलाव आता था, क्योंकि समय दर समय जब तक नियम और बिल में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम समाज में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारे साथ में डॉक्टर भारवी वैष्णव जी भी जुड़ी हुई हैं। भारवी जी, आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री भी संबोधित कर रहे थे देश को, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब बिल गिर गया उसके बाद में विपक्ष जश्न मना रहा था, बेंच थपथपाए जा रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर यदि महिलाओं को हक नहीं मिल रहा है तो उस पर भी सेलिब्रेशन हो रहा है। जी रोहित जी, बहुत सही और बहुत बेहतरीन प्रश्न किया आपने। 1990 से महिला आरक्षण बिल पर बात होते आ रही है। ये आज नहीं, 1990 से हम महिलाएं ये सुनते आ रही हैं। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको धरातल पे उतारने का प्रयास किया, तो ईटी गठबंधन जो केवल अपने परिवार के अलावा कभी किसी दूसरे को हाथ में ना कोई छोटा सा भी पद नहीं आने दिए, वो महिलाओं को कहां से आने देती? इससे उनकी साफ मानसिकता दिखती है। ईडी गठबंधन की जो प्रियंका गांधी जी हैं, वो अपने घर में एक बहू नहीं आने दी आज तक कि उनका राजपाट ना चला जाए उनके हाथ से। वो देश की महिलाओं को कैसे सौंप सकती हैं कि उनके हाथ में राजनीतिक बड़ी जिम्मेदारी आए? ये बहुत दुख का विषय है। आज महिलाओं के भावनाओं के साथ खेला गया है, महिलाओं के विश्वास को ठगा गया है। और भारत में आधी आबादी है, आधा पूरा वोट भारत में महिलाओं का है। इनके साथ ठग करके, इनके साथ छल करके, इनके साथ भावनाओं को खेल करके इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब मातृशक्तियां बताएंगी कि हम महिलाएं सृजन भी कर सकती हैं और सर्वनाश भी। तो इनको समझना चाहिए कि महिलाओं और बेटियों के साथ में खिलवाड़ करना बंद करें, राजनीति करना बंद करें। उनके भावनाओं के साथ में अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके का व्यवहार करना और ऐसी हरकत करना बंद करें। और अभी भी हम मांग करते हैं कि मातृशक्तियों को समानता का अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, मातृशक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और डॉक्टर नीता जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। अनीता जी, आपने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और न केवल आपने बल्कि देश की जो आम माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी अपने जीवन में रोज संघर्ष करती हैं। हम देखते हैं कि आबादी में महिलाएं बराबरी करती हैं। जब मतदान होता है तो हम देखते हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है कई जगहों पर। लेकिन इसके बावजूद जब जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, तो लोकसभा हो या फिर राज्यों का विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी नजर नहीं आती। मंत्रिमंडल का गठन होता है, भले ही सरकारें महिलाओं के वोट से जीतती हैं, पर मंत्रिमंडल में केवल एक पद उनके लिए आरक्षित रहता है, वो महिला बाल विकास।
मंत्री, इसके अलावा सोचा ही नहीं जाता कि कोई कानून मंत्री हो सकता है या श्रम मंत्री हो सकता है या आयोग, केवल अब महिला आयोग या बाल संरक्षण जैसे आयोग बने वहां पर थोड़ी सी उपस्थिति दिखाई देती है, लेकिन एक भी मंत्री पद ऐसा नहीं होता है कि उनको दिया जाए। और मैं अगर खेलों की बात करूं तो जब से हमारे मोदी जी आए हुए हैं तो हम सोच नहीं सकते थे कि देश के ओलंपिक एसोसिएशन की कमान किसी महिला के हाथ में हो सकती है, पर मोदी जी ने पीटी उषा जी को बुलाकर हमारा मान बढ़ाया है। और ये आज सुधा मूर्ति जी ने भी कहा है कि ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता अगर ये विधेयक पारित होता। लेकिन सबसे खराब बात ये रही कि विपक्ष ने इसका जश्न मनाया महिला बिल गिरने का, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। वो अपने आप को स्थिर करते कि हम इसमें संशोधन चाहते, तो उनका एक महत्व दिखता कि हाँ उसमें ये सीरियस है कि इस बिल को लाया जाए। लेकिन उन्होंने जो हमारी ज्योत्सना महंत जी भी बैठी हैं, शैलजा कुमारी बहुत पुरानी मंत्री है, ये सब बैठे हुए वहां पर और ये लोग हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप राजश्री पांडे जी। जो बात अभी यहाँ पर नीता जी कह रही थी, वाकई में ये सच है। जब गिनी चुनी महिलाएं चुन करके आती हैं, जब मंत्रालय का बंटवारा होता है, तो हम हमेशा देखते हैं कि महिलाओं को एक सॉफ्ट मंत्रालय दे दिया जाता है। हमेशा या तो उन्हें महिला बाल विकास मंत्रालय दे दिया जाता है या फिर संस्कृति विभाग दे दिया जाता है। इससे ऊपर कभी हम सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों हम ये मानकर बैठे हैं कि महिलाएं प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं, महिलाएं बाकी पुरुषों की तुलना में मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती? इस तरह की मानसिकता आखिर क्यों है? देखिए रोहित जी, अगर हम राजनीति क्षेत्र में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है उसको देखेंगे तो एक भरपूर क्षमता देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री भी जो है हमारी महिला रही हैं, पूरे राष्ट्र को आज राष्ट्रपति महिला चला रही हैं। तो ये चीज़ मेरी सोच से ये बिल्कुल परे है कि महिलाओं की जो है क्षमता, नैतिकता बिल्कुल कम है। वो राजनीतिक क्षेत्र में कम आ रही हैं या वो सक्रिय रूप से जो है अपनी भूमिका निभा नहीं रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक परिवार, समाज हर महिला को एक राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने का अवसर प्रदान करे और हर महिला जो है सक्रिय भूमिका निभाए। और हर महिला, जितनी भी महिलाएं हमारे भारत देश की, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, एक जो है सुदृढ़ महिला है और एक ऐसी महिला है जो एक राष्ट्र को भी सुचारू रूप से चला सकती है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि एक महिला एक देश की जो है शासन प्रणाली में अपनी भागीदारी नहीं दे सकती, भरपूर दे सकती है और एक शासन को सुदृढ़ तरीके से संचालित कर सकती है। शर्त यह है कि महिलाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। अभी जो 33% आरक्षण हुआ है, इसमें क्या होता कि हर तीसरी सीट महिला की होती और उनकी नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती। क्यों इसको रोका गया? इससे क्या लाभ मिलेगा? बल्कि मैं ये कहूंगी कि जहां पर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी वहां पर सकारात्मक सोच के साथ एक शासन प्रणाली चल सकती है। लेकिन महिलाओं की नेतृत्व करने की क्षमता, इस पे हम बहस नहीं करना चाहिए, ये बहस का विषय नहीं है। आज महिला जो है विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हमारे शासन के क्षेत्र में, अब सीतारमण जो है हमारी केंद्रीय मंत्री, क्या वो नेतृत्व नहीं कर रही हैं? पूरे देश को चला रही हैं, उसकी सुव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके रखा है उन्होंने। कितना आगे देश बढ़ा है। आज अपन पीछे 70 सालों में जाएंगे तो आज का जो हमारा भारत है वो एक सुदृढ़ है, विकासशील देश है। तो हम ये इस विषय पर चर्चा भी करना मैं इसको उचित नहीं समझती कि महिला नेतृत्व नहीं कर सकती हैं। नेतृत्व करती हैं, बहुत बढ़िया करती हैं, बस समाज उनको आगे आने का अवसर प्रदान कर रहा था। लेकिन उसमें भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इसको बढ़ावा नहीं दे। ठीक है मीता वाधवा जी, यदि महिलाएं प्रतिनिधित्व कर सकती हैं और महिलाओं ने साबित भी किया है, फिर वो कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहती? आपके सवाल में इसका जवाब है। अगर मतलब मैं इसको थोड़े से अलग तरीके से बोलूंगी कि मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर हूँ। मेरे लिए सारी पार्टी एक बराबर है। निमिता जी, हमने कोशिश भी है कि इसलिए आपको बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं मिलेगा। आज कोई वर्सेस नहीं चलेगा, आज महिलाएं ही महिलाओं की बात रखेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेजॉरिटी से सीट मिल सकती है सेंट्रल में, तो मेजॉरिटी से बिल क्यों नहीं पास हुआ? पहली चीज।
ठीक है। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ऑपोजिशन ने अपना सेलिब्रेशन किया है क्योंकि बिल पास नहीं हुआ है। तो जो मुझे याद है, जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, बात ये हुई थी कि इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये बात तय हुई थी। लेकिन ऐसा बोला गया था कि जब ये 33% का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो तभी होगा जब परिसीमन पे काम होगा। तो परिसीमन के पे काम होगा मतलब वो 29 तक खिंच गया सब कुछ। तो बेसिकली मैं दोनों के ही नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके चलना चाहती हूँ और हम फैक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब तो सबसे पहला ये है कि मतलब अगर मेल्स चाहते, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, तो ये बिल इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो सकता था। क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुआ? अभी हमारी एक बहन ने बोला कि हर तीसरी जो सीट होगी वो महिला की होगी। तो मतलब महिला आज के डेट में इतनी सशक्त है, जो कि बाकी पांचों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, कि उसके आने में भी अंदर एक डर बैठा हुआ है। शायद यही एक रीजन है कि आज महिला के लिए जो 33% का बिल है वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आया है। अदरवाइज सफिशिएंट लोग थे अभी रूलिंग पार्टी से, अगर ये चाहते तो बिल आगे ला सकते थे और इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते। ठीक है शीनू शर्मा जी, महिलाओं के लिए हम देखते हैं कि कई तरह की योजनाएं लाई जाती है। महिलाओं को कई बार एक वोट बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, महिलाओं को हमेशा वोट बैंक के तौर पे देखा जाता है। हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं का क्या रुख है, महिलाएं किसे वोट देने वाली है, इससे ही एग्जिट पोल तैयार हो जाते हैं, ओपिनियन पोल तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बात महिलाओं के हक की आती है, बार बार प्रयास किए गए, कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार असफल हो गया। एक बार फिर से कोशिश यह की गई थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को उनका हिस्सा मिल जाए, लेकिन एक बार फिर से टाल दिया गया 2034 तक। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष का जो एक धूर्त चेहरा है वो हमारे सामने आया है कि किस प्रकार उन्होंने एक बहुत अच्छे बिल को पास होने नहीं दिया, जिससे कि हमारे पूरे समाज में एक इतना खूबसूरत परिवर्तन दिखाई देता। क्योंकि जहां जहां नारी है वहां वहां उत्थान है। हर घर में नारी ने अपना जो एक एक कर्तव्य निभाते हुए घर बाहर संभाल रही थी। राजनीति में भी आज हम कई दिग्गजों का नाम हम ले सकते हैं और हम बता सकते हैं कि नारियों का हर बार उनका कंट्रीब्यूशन हायर रहा है। इस बार हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का क्यों उन्होंने गुटबाजी की, किस प्रकार से उन्होंने अपना एक रियल फेस दिखाया है हमें, जो कहते हैं ना रियल कलर्स, गिरगिट की तरह जो जिस प्रकार उन्होंने रंग बदला है, वाकई ये बहुत निंदनीय बात है और हम नारियों का अपमान है। और इसको हम बहुत पर्सनली लेते हुए हम अपना समर्थन मोदी जी के साथ रखना चाहते हैं और हम इस बिल के साथ हैं। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूंगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनोज राठौर भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अब मनोज जी, जो महिलाएं हैं वो ये चाहती थी कि महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से इस बिल को टाल दिया गया है और अब महिलाओं को उनका हक कब मिलेगा, इस बात का इंतजार अब महिलाएं भी कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा में जब बिल पास नहीं हुआ तो उसकी गूंज जो है वो अब पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि सियासी तौर पर अब इस पर सियासी पारा जो है वो चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही, चाहे हम दिल्ली से लेके दोनों राज्यों की बात करें तो कांग्रेस का यही कहना है कि परिसीमन की आड़ में, आदि आबादी की आड़ में एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के साथ इस बिल को बीजेपी जो है वो लोकसभा में लेकर आई थी। और ऐसे में अब आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी ने तो इस बात को लेकर अभियान चलाने की बात की है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से बीजेपी अब जनता के बीच में जो कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा उनके अनुसार है, बीजेपी के अनुसार है, उसको उजागर करने का काम करेगी। लगातार बड़े कार्यक्रम, नारी शक्ति वंदन पद यात्रा से लेके जनता के बीच में, और इतना ही नहीं,
मध्य प्रदेश में एक दिन का विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाएगा और निंदा प्रस्ताव इस बिल के पास नहीं कराने को लेकर भी लाया जाएगा। पंचायत स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। बीजेपी जनता के बीच में ये बताएगी कि कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है। हर राज्य में इसी तरीके की रणनीति के साथ बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। ये सियासी बात हो गई, लेकिन महिलाओं के हक की बात करें तो महिलाओं को हर क्षेत्र में जो है बढ़ाने का काम किया जा रहा है, यानी उन्हें ठीक है, महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर नीता डुमरे जी भी लगातार जुड़ी हुई इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। नीता जी, जैसा कि मैं कह भी रहा था कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है। जब भी उन्हें जो भी मौका मिला उन्होंने साबित किया। आप स्वयं भी हॉकी प्लेयर रही हैं, कई सारी चुनौतियों का आपने सामना किया होगा। ऐसे में महिलाओं को राजनीति में सामने आना चाहिए ताकि महिलाओं के लिए यदि कोई योजना लाई जा रही है तो उसमें महिला भी तो तय करे कि उन्हें महिलाओं के लिए कौन सी योजना लेकर के आनी है, क्यों नहीं उन्हें अवसर दिया जा रहा है। देखिए, जहां मैं अगर खेलों की बात करूं और एसोसिएशंस की बात करूं तो वहां पर भी आप देखेंगे ना तो महिलाओं की स्थिति जो है बहुत नगण्य है। बहुत मुश्किल से कोई महिला आ पाती है और उसको ऐसे ही पपलू बना के रखा जाता है। और अगर कोई बोलता है तो सीधा बोलते हैं कि अरे नहीं, उसको बिल्कुल काट के रखो, उनको बुलाना नहीं है, क्योंकि वो सही सही बात करती है। तो ये चीजें हम लोगों के साथ होती है। अक्सर सरपंच महिला बनती है, पति काम करते हैं, तो सीधी सी बात होती, पार्षद पति या सरपंच पति काम करेंगे। उन महिलाओं के लिए जो आरक्षण किया गया है उनको आगे आने दीजिए, उनको करने दीजिए। हम कभी कभी उन सरपंच या पार्षद महिलाओं का फेस तक नहीं देख पाते हैं कि ये है, वो इतना अंदर रहती हैं। लेकिन फिर से कहूंगी कि ये जो अधिनियम था, ये 24 साल के बाद कोई पहला अधिनियम है जो गिरा है। अभी तक इसके 24 साल के बीच में जितने अधिनियम प्रेषित किए गए या जिनको रखा गया, वो ये अभी तक कोई भी नहीं गिरा। महिला विधेयक की क्यों गिरा, मुझे ये बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, सोची समझी। बिल्कुल मनोज जी, और हम भी ये देख, ठीक है मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा। हम लगातार देख रहे थे कि मोदी सरकार में कभी कोई बिल ऐसे फेल हुआ नहीं, फिर आखिर क्या वजह है कि महिलाओं को लेकर के जब एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था तभी ऐसा हुआ? बिल्कुल, महिलाओं की राजनीतिक हक की बात करें तो पंचायत राज में हक दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 50% का आरक्षण पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में। हालांकि यदि लीडरशिप की बात करें तो मौजूदा स्थिति में करीब 52% यानी आरक्षण से भी ज़्यादा जो है महिला लीडरशिप इस समय मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में। लेकिन जिस तरीके की राजनीति महिलाओं को लेकर देखी जा रही है, हालांकि बीजेपी को पता था कि उसके पास बहुमत नहीं है। यही कारण है कि लगातार लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, उनके द्वारा सहयोग मांगा जा रहा था विपक्ष से। तो अब जब ये बिल पास नहीं हुआ तो इस पर सियासत होना लाजमी। यही कारण है कि बीजेपी हमलावर है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी मेहमानों के पास में फिर से एक बार चलते हैं। राजश्री पांडे जी, आखिर महिलाओं को राजनीति में आने से कौन रोक रहा है? ये सिस्टम है, समाज है, या कौन है जो महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं आने देना चाहता? देखिए, अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो एक घर से करेंगे कि जहाँ पर एक महिला का बचपन बीतता है, वहाँ वो शिक्षित होती है, वहाँ पर कुछ सोच जहाँ तक हम भारतीयों की रहती है कि वो राजनीति में अगर लड़की जाती है तो हमको कई उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं कि वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसी विचारधारा मेरी अपनी है कि लोगों की ऐसी सोच रहती है कि वहाँ सुरक्षा नहीं रहेगी या राजनीति क्षेत्र में उनका कोई शोषण तो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो समाज को, हमारी समाज की जो सोच है वहाँ से ये परिवर्तन होगा, घर से परिवर्तन होगा। और एक जो महिला है उसकी भी सोच अपनी व्यक्तिगत होनी चाहिए कि वह राजनीति क्षेत्र में जा रही है, और अगर वो राजनीति क्षेत्र में जा रही है तो उसे एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर वो एक सक्रिय भूमिका निभाएगी, नेतृत्व करेगी, तभी वो राजनीतिक क्षेत्र में सफल होगी और तभी वो एक लोकसभा में और विधानसभा में अपना हक देगी, नेतृत्व करेगी और हमारी जो है भारत सरकार को चलाएगी। इसकी शुरुआत घर से, समाज से, ये सभी तरीके से, शिक्षा में भी होना चाहिए। कई चीज़ें होती हैं जो महिलाएं इस चीज़ को, राजनीतिक क्षेत्र को ठीक से समझती नहीं है कि क्योंकि राजनीति विषय जो है हर कोई व्यक्ति लेके उसको शिक्षित नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे हम अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ताओं के लिए अलग से पढ़ाई होती है, अलग से जो है कोचिंग वगैरह चलती हैं। लेकिन राजनीति क्षेत्र के लिए क्या चलता है? जो पीढ़ियाँ राजनीति क्षेत्र से चली आ रही हैं
वही जो है आगे चल के राजनीति क्षेत्र में जाते हैं। उनका परिवार ही जनरली ऐसे ही होता है कि जो राजनीति क्षेत्र में जो बड़े बड़े परिवार हैं, आप देखिएगा, जैसे अपन राहुल गांधी जी को समझ लें कि उनकी जो माता हैं, दादी हैं, पिता थे, ये सब राजनीतिक क्षेत्र में थे, तो उनको एक अनुभव मिला है। लेकिन एक समाज का जो एक सामान्य वर्ग है उसको राजनीतिक क्षेत्र की कोई शिक्षा नहीं मिलती और ना ही उनको ऐसा सपोर्ट मिलता है। इसका मेन कारण यही है कि महिलाओं की उपस्थिति राजनीतिक क्षेत्र में कम होती है। अब ये बिल के माध्यम से जब हम ये बता देंगे कि आपको नेतृत्व करने की क्षमता 33% आपको मिलेगी, जैसे हमारे अधिवक्ता में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्टेट में महिलाओं को 33% जो सीट है मेंबर की वो रिजर्व की जाती है। तो आज हम वहां तक जाने का सपना बुन सकते हैं, हम वहां तक जाने की सोच रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नेतृत्व नहीं कर सकते, बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। एक महिला घर को चलाती है, एक देश को चलाती है, तो सब कुछ चला सकती है, लेकिन उसको ठीक है। डॉक्टर भारवी जी के पास में आते हैं। भारवी जी, यदि महिलाएं घर चला सकती हैं तो देश भी चला सकती हैं। और जब हम देखते हैं वैश्विक तौर पे, अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की हिस्सेदारी भारत में जितनी हिस्सेदारी उसकी तुलना में ज्यादा है। वैश्विक तौर पे 25% के आसपास में है, जबकि हम भारत में देखते हैं लोकसभा में तो 13% के आसपास ही महिलाओं की हिस्सेदारी है। ऐसे में क्यों ये नहीं माना जाना चाहिए कि महिलाओं की जो संख्या है उसे बढ़ाने की जरूरत है, और जब इसे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो क्यों नहीं पूरे देश को एक साथ आकर के इस पर एक मत ये सोचना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि महिलाओं को उनका हक मिले? बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहनों को याद दिलाना चाहूंगी कि ये वो देश है जब हम कांग्रेस और भाजपा नहीं बनी थी, उसके पीछे हम जाएं इतिहास में तो रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई फूले, जिस समय ना कोई आरक्षण हुआ करता था और ना ही बहनों को उतनी छूट होती थी, लेकिन फिर भी, और उनके परिवार में भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनको शिक्षा देता, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से, अपने घर परिवार को संस्कारों के साथ संभालते हुए देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और आज इतिहास में अमर हो गई। तो अब अगर हम समानता की बात कर रहे हैं और समानता के साथ अगर बहनों को अवसर मिलता है तो निश्चित वो भारत के वैश्विक पटल पर एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित करेंगी। ये पूरे देश को सोचने की आवश्यकता है। रोहित जी, आपने बहुत सही बात कही कि केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी सोचने की आवश्यकता है। और ये बोलने में मैं बिल्कुल नहीं झिझक रही हूँ कि हमारा देश मेल डोमिनेटिंग देश है और इनको स्वीकार करना होगा कि भारत में भी जितनी प्रतिभाएं हैं, जो आज चाहे वो हम निर्मला सीतारमण जी की बात करें, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, ये सारी बहनों ने अपनी योग्यता के बल पर उस कुर्सी को आसीन कर सुशोभित किया और देश में अपनी पहचान बनाई। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं। राष्ट्रीय जी की मैं हर बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात, उनकी बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि किसी भी फील्ड में आने के लिए ट्रेनिंग हर जगह आवश्यकता नहीं होती, या आपका परिवार उस क्षेत्र में है तभी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। गांधी परिवार ने तो यही पैटर्न ला करके देश का पूरा बंटाधार कर दिया। ठीक है, मीता वाधवा जी के पास में चलते हैं। मीता जी, एक घर ऐसा भी है और एक नहीं, कई ऐसे घर हैं जहां पर पुरुष ये तय कर देते हैं कि महिलाएं वोट किसे देंगी। कई बार हम ये देखते हैं कि महिलाओं को पुरुष की तौर पे, पुरुष की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको किसे चुनकर लाना है, किसे आपको वोट करना है। जहां पर महिलाएं मत देने का अधिकार भी खो बैठती हैं क्योंकि उन पर पुरुषों का दबाव होता है, वहां पर हम कैसे ये माने कि महिलाओं को आगे लाने के लिए हर कोई समर्थन देगा? बहुत ही सही सवाल है। कुछ फील्ड ऐसे हैं, एक पॉलिटिक्स और एक फाइनेंस, ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि पॉलिटिक्स और फाइनेंस दोनों में महिलाएं जो होती है उनका नॉलेज कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महिला है और डिसीजन मेकिंग में यदि हम जाएं तो हमारी माननीय राष्ट्रपति जो है वो महिला है। तो ये जैसा कि अभी बोला, ये बहुत ही इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। हम लोग पुरुष प्रधान देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारा देश पुरुष प्रधान नहीं है। आप छोटी सी चीज लीजिए कि जब हवन में आहुति के लिए बोला जाता है तो जब तक महिला या वाइफ का हाथ नहीं लगता है, उस पंडित जी तुरंत कहते हैं कि इसका पावर कम हो गया है। क्यों कहते हैं? तो ये सोच है और ये सोच को हमें धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स महिला को नहीं पता है?
हमने ये बना लिया है अपना दिमाग कि हम महिला को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं कि वो घरेलू काम में व्यस्त है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा एक लॉ पास हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि महिला सिर्फ घरेलू काम नहीं करती है, वो अपना एक बहुत बड़ा समय देती है, पूरे बच्चों की परवरिश करती है, सारे जरूरत। तो अगर कल को वो पैसे भी मांगती है तो उसको हक है उस पैसे मांगने का। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट में महिला जिस फील्ड में जाती है वो उतना ही अच्छा काम करती है। ये हमारी मानसिकता है। सॉरी, आप पुरुष हैं, लेकिन ज्यादातर आप भी मुझसे अग्री करेंगे कि हम लोग, हमारे यहाँ पे पुरुषों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग की जाती है, महिला की अपब्रिंगिंग। तो इसी अपब्रिंगिंग के पैटर्न को चेंज करना है। अपने लीडर्स अपने आप आते हैं। 100 में से 33 महिलाएं तो ऐसी हैं जो लीडरशिप टीम में आ सकती है, बाकी जो बच जाते हैं उनकी अपने आप हिम्मत बढ़ेगी आगे आने की, लेकिन मौका तो दीजिए उनको। शीनू शर्मा जी, और मौका की ही दरकार है, मौका ही महिलाएं चाहती है। और हम लगातार ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें अब तक जो भी भूमिका मिली है, जहां पर भी भूमिका मिली है, बेहतरीन ढंग से उन्होंने खुद को पेश किया है। ऐसे में जब हम देखते हैं कि एक बात जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आई थी जब मतदान हो रहा था, वोटिंग हो रही थी इस बिल को लेकर के, तो यह कहा जा रहा था कि पहले आप आरक्षण, पहले आप जनगणना करवाइए, फिर जातिगत आधार पे आप लोगों को आरक्षण दीजिए। तो जब आप ये मान के बैठे हैं कि जिसकी जाति में ज्यादा हिस्सेदारी होगी उसको आरक्षण भी ज्यादा मिलना चाहिए, तो महिलाओं का आंकड़ा तो है हमारे पास, ये तो सभी को मालूम है कि 50% करीब महिलाएं हैं। तो फिर उन 50% महिलाओं को हक देने के लिए, आरक्षण देने के लिए सभी एक साथ क्यों नहीं आते? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब जब कोई भी सरकार हो और जब जब किसी सरकार ने कुछ ऊंचा सोचा हो, जिस तरह ये बीजेपी सरकार है और ये सोच रही है महिलाओं के उत्थान के बारे में, तो ये अपनी पर्सनल लड़ाइयां बीच में लाकर देश को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। ये जब तक हम आपस की लड़ाइयों में लगे रहेंगे तब तक कभी देश का उत्थान नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कहा जा रहा था, पुरुषों के पास 5 सेंसर्स होते हैं लेकिन महिलाओं के पास कहा जाता है 6 सेंसर्स होता है। जो आप ना कहें और जो आप ना बताएं वो वहां तक पहुंच सकती हैं। आज जितनी शक्तियां हैं, हम जितनी नवरात्र में पूजा करते हैं वो भी महिलाएं ही हैं। कृष्ण की भी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा, और शिव शंकर के पास भी पार्वती जी। तो इस प्रकार अगर आप सोचे, हम सनातनी हैं और हमारा जो देश है धर्म से चलता आ रहा है, तो महिलाओं के पास ऑलरेडी सारी शक्तियां हैं। बस उन्हें वो मंच, वो स्थान, वो जगह, वो अधिकार देने की आवश्यकता थी, जिसमें हम देख रहे थे कि विपक्ष पार्टियों का हमें सहयोग नहीं मिल पाया। और ये बहुत ही दुखद बात है कि हम आपसी रंजिशों की वजह से एक बहुत अच्छा बिल को हमने पास होने नहीं दिया। ये वाकई बहुत दुख की बात है। और ये पूरे भारतवर्ष की महिलाएं अब एकजुट होकर इसका जरूर संकल्पित होकर इसका बहुत सही जवाब देने वाली। क्या केवल कानून बना देने से स्थिति संभल जाएगी, या फिर जो समाज की एक सोच है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस सोच को बदलने की भी जरूरत है? के लिए कई बार नियम लाने पड़ते हैं। जैसे जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय हमारी कुछ कास्ट ऐसी थी जो कि बहुत नीचे थी, और उनको ऊपर तक लाने के लिए, उनको शिक्षा और दूसरे अधिकार देने के लिए आरक्षण का लागू किया गया था कि इतने सालों के बाद ये आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। उसी तरह से आज महिलाओं की स्थिति हो गई कि महिलाएं 13% है और 33 तक जाने के लिए इनको अभी लगभग, मतलब जब से 1947 के बाद से अभी देखिए 75 साल लग रहे हैं हमें 33 तक जाने में। 50 भी नहीं मांगा जा रहा है। 33 में अगर ये हाल है इस देश के लोगों का, तो पता नहीं 50 तक अगर चली जाएंगी और या ज्यादा अच्छा करने लगेंगी। क्योंकि देखिए, मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है खेल के साथ में, तो मैंने देखा है कि जर्मनी में स्थिति क्या है, पोलैंड में क्या है, दूसरी जगहों पे क्या है। तो वहां नारियां बहुत सशक्त हैं। वहां नारियों का सम्मान, तो हिंदुस्तान में बोलते हैं कि नारियों का सम्मान किया जाए, लेकिन अगर एक्चुअल आप देखें तो वहां पर नारियों का सम्मान बहुत ज्यादा है। वो जो जेंडर इक्वलिटी है वो वहां पर उनको मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर हम केवल बात करते हैं एक फ्रेम में रखने की कि देवी हो, देवी हो, देवी हो, लेकिन देवताओं जागो, देवियों की शक्ति, उसके पहले की देवियों की शक्ति जाग जाए। देवताओं आप लोग समझ जाओ। और मैं चाहती हूँ कि 33% के लिए विपक्ष, पक्ष, विपक्ष और जितनी भी पार्टियां हैं
जुलाई तक अगर इस बात के लिए माना जा रहा है कि जुलाई तक लाया जाए, क्योंकि 2029 बहुत दूर है, 2034 बहुत दूर है, अभी इस बिल को लाना चाहिए। और अगर विपक्ष ये कहता है कि ये बिल गलत था, पुराना बिल लाया जाए, तो विपक्ष अभी तक सो क्यों रहा था? विपक्ष ने ये कदम क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी ये समझ में बिल्कुल नहीं। ठीक है, राजश्री पांडे जी के पास में चलते हैं। राजश्री जी, एक परिवार में क्या इस तरह का ढांचा है कि यदि परिवार की कोई महिला ये कहे कि मैं राजनीति में जाना चाहती हूं, तो परिवार की तरफ से भी उसको समर्थन मिले? सबसे जरूरी चीज है कि आप जिस परिवार में आपका पालन पोषण हो रहा है वहां आपको किस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिल रहा है। यदि एक माँ अपनी पुत्री को सबल देती है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, और प्रोत्साहित करती है, और वो ये बताती है कि नहीं तुम्हें ये बनना है, आगे चल के ऐसा करो, कुछ ऐसी नीति निर्धारण करती है, तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, अगर परिवार में ही अगर महिला को बचपन से ये सिखाया जाएगा कि आप ये मत करो, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा, ये घटना घटित हो जाएगी, तो बच्चा फिर पीछे की ओर जाता है। तो परिवार से ही हर लड़की को, अगर देखिए जहाँ पर लड़कियां स्ट्रांग है वहाँ उनका परिवार भी स्ट्रांग है। जहाँ माता पिता ही ऐसे हैं कि वो कुछ भी करने से डरते हैं कि नहीं ये मत करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पर लड़कियां जो हैं पीछे हटने को तैयार हो जाती है कि नहीं, रिस्क नहीं लेती हैं। तो हर फील्ड में, चाहे वो किसी भी में, राजनीति में तो है ही, सभी फील्ड में बच्चों को रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ने के अवसर खोजना चाहिए। और ये माता पिता का दायित्व होता है कि वे अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, और बेसिक चीजें घर से ही चालू होती है और समाज का सपोर्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, मीता वाधवा जी, वो कौन से कदम हो सकते हैं जिससे कि महिलाओं की हिस्सेदारी और महिलाएं सक्रिय रूप से अब राजनीति में उभर कर सामने आए? क्योंकि अभी भी हम अगर देखें तो मंचों पर बहुत ज्यादा महिलाएं होती नहीं है, ऐसे में महिलाएं भी निकलकर सामने आए, उनका हम देखें कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, वो कैसे संभव है? कौन से उपाय हो सकते हैं? सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, बदलाव बहुत आया है। आज से यदि हम अपने आप को पीछे लेके जाते हैं, पिछले 20 साल में भी हम अगर लेके जाएं, तो 20 साल से लेके आज तक में बहुत बदलाव आया। ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पे महिला नहीं होती है। एक टाइम था जब महिलाओं को बाहर आके निकलना, एक लीडरशिप पोजीशन में आके काम करना बहुत मुश्किल होता था। मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए सहमत हूँ कि परिवार में सोच को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर परिवार में जैसे आज अगर मैं सोचूं, मैं देखती हूँ, मैं जब जाती हूँ स्लम्स में, तो अभी किसी मेरी बहन ने बहुत अच्छे से बोला था कि पंचायत पति, विधायक पति, ये आज भी है, लेकिन कम से कम वो 20% है। आज भी बाकी 80% बदलाव आया है। तो हमें अपने परिवार में वो चेंज लाना चाहिए। और ये जो 33% है, 33% इंप्लीमेंट होने से क्या होता है कि लीडरशिप पोजीशन में चेंज आती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। क्या होता है कि हम अभी, आप जैसे बता रहे थे, 13% है हमारे यहाँ पे महिला पोजीशन, लेकिन वो 13% में जब आज मैं अपने बच्चों, मेरी 2 लड़कियां हैं, तो मैं अगर वो बोले कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो मेरी भी ये सोच रही कि पॉलिटिक्स में जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर 33%, 50% जैसे महिलाएं होंगी, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, मैं बोलूँगी ज़रूर अपना करियर बनाओ। लेकिन अगर कोई महिला, कोई बच्ची पॉलिटिक्स एज अ करियर लेती है, तो उसको आज भी उतनी सहमति नहीं मिलती है। तो बदलाव तभी आएगा जब ऊपर से चेंजेस आएंगे और परिवार से चेंजेस आएंगे। ठीक है। और शीलू शर्मा जी, परिवार की जो एक सबसे बड़ी शिकायत रहती है, वो ये भी उन्हें इस बात को लेकर के डर रहता है कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी या मेरी मां जब राजनीति में सक्रिय होंगी तो उनकी सुरक्षा का कितना ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चिंता रहती है। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप। महिला सुरक्षा के लिए, सुरक्षा राजनीति में जब हम अभी बात कर रहे थे 13 से 33% में आने की, तो मैं नीता जी की बात से कंप्लीटली सहमत हूं कि हमारा आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब हम 13 से 33% तक तो पहुंचे, तब जब हम महिलाएं एकजुट होंगी और एक दूसरे का साथ देंगी, कदम से कदम मिलाकर चलेंगी और एक दूसरे की सुरक्षा को अपना दायित्व समझने लगेंगी, तो कभी भी
किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब हम एक एक के लिए एक खड़ी होंगे तब समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा और ये पूरा ब्रह्मांड नारी की शक्ति की पहचान पाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है और हर बार कहा जाता है, हर नारी को हर नारी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये 13 से 33% वाला ये बिल हमें जल्द से जल्द पास करवाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 2-3 सालों का इंतजार बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो और हम 13 से 33% पर पहुंचे, ताकि हमारा करियर भी हम राजनीति में बना सकें, हमारी बेटियों को हम राजनीति तक ले जा सकें। बस मैं यही कहना चाहूंगी। ठीक है डॉक्टर नीता डुमरे जी, एक वक्त हुआ करता था जब हम देखते थे कि खेलों में भी बहुत ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, और कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जो महिलाओं को खेलों में भी आगे नहीं आने देना चाहते। लेकिन भारत तो हमेशा से नारियों की पूजा करता रहा है, खेल में भी महिलाएं भारत में भी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। ऐसा कब होगा कि राजनीति में भी हम देखेंगे उसी तरह से महिलाओं की सहभागिता होगी, महिलाएं भी राजनीति में उतनी ही प्रमुखता के साथ में आगे आएंगी? देखिए, ये बहुत आसान नहीं है खेलों की दुनिया में आना और कैरियर बनाना। अभी अगर मैं बात करूं तो ये एक घर का और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहना चाहूंगी। अगर महिलाएं कुछ खेलों में आती हैं आगे, तो महिलाओं की अगर टीम होती है तो वो बहुत थोड़ी सी सुरक्षित मानती है अपने आप को। लेकिन जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला नारा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ और बेटे भी पढ़ाओ, ये नारे को बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बेटियों को बढ़ाते बढ़ाते जो लड़कों और बच्चों की मानसिकता है उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे, वो वहीं की वहीं रही है। उनको भी आगे बढ़ाने और समकक्ष लाने की जरूरत है। लड़कियां बहुत पढ़ गई, लड़कियां बहुत खेल रही। आज मैं पढ़ रही थी, स्मृति मंधाना ने विराट कोहली का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये तो इतनी बड़ी बात है। मतलब मैं उसको सोच रही थी कि फोटो खींच के मैं इसको ग्रुप में डालूं कि एक लड़की जो रोहित शर्मा की बहुत छोटी है, वो एक लड़की, उसको बहुत कम चांसेस मिले हुए, लेकिन उसने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा रन बनाने का। बहुत लिमिटेड चांसेस है। अगर उसको बहुत ज्यादा चांसेस मिलते तो पता नहीं वो तेंदुलकर जैसे और भी बन जाती। लेकिन एक सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है जब वो लेट आती है तो मेरी भी कहीं ना कहीं छठी इंद्रिय जो है वो खनकती है और बोलती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैंने थाईलैंड का दौरा किया हुआ है कई बार जी। वहाँ सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन है, वो लीगल है। लेकिन मजाल है कोई और व्यक्ति आपको किसी नजर से देखे, या आप कहीं भीड़ भरी जगह पे जा रहे हैं तो आपको कोई इनइंटेंशनली छूकर देखे। ठीक है डॉक्टर भारवी जी, जो बात नीता जी कह रही है, यदि आप ये चाहती हैं कि राजनीति में महिलाएं आगे आए तो आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि राजनीति में आने वाली हर एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जी जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आज हम जब राजनीति की बात करते हैं और महिलाएं मातृशक्ति आना चाहती हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। कोई सोचता है, कोई अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो बोलता है कि अरे राजनीति में मत जाना, बहुत खराब जगह है, महिलाओं के लिए वो सही जगह नहीं है। केवल यही चीज सुनने में मिलती है। तो क्यों ऐसा माहौल क्यों बना हुआ है? क्यों उस माहौल को हम बदल नहीं सकते? क्यों उस माहौल को हम चेंज नहीं कर सकते? और वहां पर हम महिलाओं को, मातृशक्तियों को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करा सकते? और ये बिल्कुल सही बात है कि अभी कुछ वर्षों में आदरणीय मोदी जी के आने के बाद से महिलाएं हर क्षेत्र में दिख रही है। जैसा कि नीता दीदी ने कहा, खेल का ही क्षेत्र नहीं, खेल के क्षेत्र में तो है, सभी क्षेत्रों में बिल्कुल हर एक खेल में लड़कियां, महिलाएं आगे आ रही है। मीता भारद्वाज जी के पास में चलते हैं। ठीक है मीता जी, हमने ये भी देखा है कि घर में जब बेटियों को कुछ कहना होता है तो वो अपनी माँ से कहती हैं। कुछ ऐसी बातें होती है, जब माँ को कोई बात बतानी होती है तो वो अपनी बेटी से बात करती है। कुछ इसी प्रकार से देश की जो आम महिला है, कई ऐसी उनके समस्याएं होंगी जो वो पुरुष नेता से नहीं कह सकते। ऐसे में यदि महिला का राजनीति में भी बहुत ज्यादा उनकी हिस्सेदारी होगी तो महिलाएं जाकर के फिर तो वो अपनी बात रख सकती है ना अपने नेताओं के पास में। नहीं, ये चीजें तो बहुत बदलाव के उसमें है। क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हैं कि महिला के साथ डिस्कशन करती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है महिला के साथ डिस्कशन से आप अगर ऑपोजिट सेक्स के साथ डिस्कशन करो तो चीजें और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं।
डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई महिला है जो आपकी सोच को समझती है और उसी पोजीशन में है, आप उसे डिस्कस करोगे तो उसका निष्कर्ष कुछ अच्छा निकलेगा। लेकिन ये सोच को ही तो हमें बदलना है कि महिला के साथ डिस्कशन करे, वो हिचकिचाहट हटानी होगी कि आप पुरुष के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, पुरुष के साथ भी डिस्कशन करना है। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला गया है कि पुरुष को ही सिखाना है कि महिलाओं को इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि वो आपके पास आके डिस्कस करे इस चीज को। तो ये जो भेदभाव है ये कहीं ना कहीं सुरक्षा से एक बहुत बड़ा वो रखता है कनेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सोच को हमें बदलनी है। ठीक है, महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सिक्योरिटी आनी चाहिए। ठीक है। राशि पांडे जी, कई ऐसी महिलाएं हैं जिसने राजनीति में भी खुद को साबित किया है, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, अभी हम देख रहे हैं ममता बनर्जी भी हैं, इसके अलावा हमारे वित्त मंत्री हैं, उससे पहले हमने देखा था कि जो हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, इन्होंने खूब नाम कमाया। जो भी इन्हें जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिली हो, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली हो, इसके अलावा आप नीति को लेकर के अपनी अलग राय रख सकती हैं, लेकिन उनको जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने प्रमुखता के साथ में उसे निभाया है। ऐसे में और भी महिलाएं आगे आए, इसको लेकर क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, प्रयास बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा था। हम देखेंगे कि 33% आरक्षण अगर हो जाता तो हर तीसरी महिला होती, और वहां नेतृत्व करने की क्षमता जो महिलाओं के पास है उससे देश का वैश्वीकरण में और जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती, सामाजिक स्तर भी सुधरता, और लोगों का जो महिलाओं का एक जो व्यू है कि राजनीति क्षेत्र में जाने का, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता। क्योंकि महिलाएं, अधिकतर महिलाएं वहां पर जहां एक विधानसभा सांसद में अगर महिलाओं का आरक्षण बढ़ता, वहां पर महिलाओं की सीटें ज़्यादा रहती, तो महिलाएं वहां जाकर भी अपने नेतृत्व की क्षमता का विकास करती और देश को भी बढ़ाने का प्रयास करती। तो यहाँ पर जो ये बिल रोका गया है, ये एक राजनीति, मतलब अगर आप महिलाओं को, आप क्या जो दूसरी पार्टी विपक्ष है, क्या वहां पर महिलाएं नहीं थी क्या? आप चाहते तो पूरी महिलाएं खड़ी कर देते, क्यों इसको रोका गया? क्या आप राजनीति पार्टियां नहीं खड़ी कर सकती थी? क्या उन महिलाओं को लाभ देने का आपका दायित्व नहीं था विपक्ष का? तो ये पक्ष और विपक्ष के कारण नुकसान जो है महिलाओं का हुआ है, जहां पर उनको रोका गया है एक तरीके से। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना बहुत जरूरी था, पूरे देशवासियों के लिए और पूरी महिलाओं के लिए भी। ठीक है डॉक्टर भारवी जी, यदि महिलाओं को आरक्षण देना है तो सीटें बढ़ाकर ही क्यों देना है? अभी जो मौजूदा सीट है, क्यों नहीं इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है? क्यों हर बार जब महिलाओं को आरक्षण देने की कोशिश की गई तो जो सांसद थे, जो पुरुष सांसद खासतौर पे थे, उनको यह डर सताने लगा कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी? सालों से वो राज कर रहे हैं, लेकिन अब अगर महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात आती है तो तमाम पुरुषों को, और खासतौर पे जितने पुरुष सांसद हैं, उनको ये डर सताने लगता है कि कहीं उनकी सीट भी आरक्षित ना हो जाए। इसलिए पहले सीटों की संख्या बढ़ा दो ताकि कम से कम हमें ये डर न सताए। जी रोहित जी, मैंने पहले भी इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही आपको दिया था कि आरक्षण दे करके कोई आप महिलाओं पर एहसान नहीं करें। सबसे पहली चीज, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों इस चीज को समझ ले कि दोनों ही महिलाओं को उनका अधिकार दे रहे हैं जो उनको पहले ही मिल जाना था, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अब महिलाओं की भारत में समानता की बात बहुत समय से कर रहे हैं। समानता तो दूर, वो जो 33% आ रहा था उसमें भी पुरुष वर्ग को ये डर सता गया कि अगर 33% महिलाएं आ जाएंगी तो हमारा क्या होगा। पर इनको समझना चाहिए कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता होती है, और जब दोनों पहिए समान होंगे तब देश की गति और तीव्र होकर के विश्व पटल पर अपना परचम लहराएगी। और इसलिए देश की गाड़ी में दोनों पहियों का समान होना अति आवश्यक है। पुरुष वर्ग को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मातृशक्तियों के पास इतनी सूझबूझ और संस्कार है कि हम अपने भाइयों को लेकर के उनके साथ, उनके मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ेंगे, ना कि हम उनको उनकी तरह छोड़ेंगे। वो भले हमें हमारे लिए गलत कर सकते हैं, पर हम बहनें कभी अपने भाइयों के लिए ना गलत की है और ना कभी आगे गलत करेंगी। ये चीज उनको समझने की आवश्यकता है। ठीक है शीलू शर्मा जी, जो बात भारवी जी कह रही है वो बहुत अहम हो जाता है। और एक घर में भी हम देखते हैं, एक बच्चे के लिए जितना पिता का प्यार अहमियत रखता है, उतना ही माता का प्यार मिलना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में देश में महिलाओं की चूंकि संख्या बहुत बड़ी है, 50% से ज्यादा, हम देखते हैं कि हमेशा जब भी किसी राज्य में मतदान होता है तो महिला वोटर निकलकर सामने आती है। इसका मतलब यह है
कि राजनीतिक रूप से भी महिलाएं सक्रिय है। यह मानना कि महिलाओं को राजनीति की समझ नहीं है, महिलाएं राजनीति नहीं जानती है, यह आंकड़ा खुद में ही उसको पूरी तरह से नकार देता है। ऐसे में क्यों नहीं महिलाओं को आगे लाने के लिए एक ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द, अब तो बहुत समय हो गया ना, देश को आजाद हुए कितना समय हो गया, 78 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज तक हम ये तय नहीं कर पाए कि महिलाओं को आरक्षण कब से दिया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब जन उत्थान की जरूरत है। आज ये जो मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है और ये पूरी पैनल यहाँ जो मौजूद है, अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बिल के फेवर में जाएं और इस बिल का संपूर्ण समर्थन करें, और हम पक्ष विपक्ष नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो बिल आया है वो एक नारी शक्ति और महिलाओं के फेवर में आया है। हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, और हम इसकी गूंज भारत के कोने कोने तक अगर हम सब साथ मिलकर लेकर जाने की कोशिश करें तो ये जो मुद्दा आज उठा है, ये बिल 2-3 महीने में भी पास हो सकता है। और ये सब तब होगा जब हम सब मिलकर इसके लिए आगे से आगे बढ़ेंगे। ठीक और है। रही बात परिवार में, तो परिवार में जिस प्रकार माता पिता दोनों का प्रेम अत्यंत आवश्यक है, और माता पिता के प्रेम से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार ये जो बिल था, रोहित जी, इस बिल जवाब में देना चाहूंगी मैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पक्ष विपक्ष को मिलकर नारी शक्ति के बारे में ठीक है, भाभी जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद में नीता जी के पास में जाते हैं। ठीक है भाभी जी। पे बढ़ना था जी, मैं इस पे आपको एक जवाब देना चाहूंगी कि जो बोल रहे हैं परिवार में माता पिता दोनों की आवश्यकता है, तो ये बेटियों को पिता का भरपूर सपोर्ट मिलता है। माँ सपोर्ट नहीं करती ऐसा नहीं है, माँ की चिंता होती है। मेरे परिवार में देख लीजिए, मैं आज अगर इस जगह पर बैठी हूँ तो मेरे माता और पिता दोनों का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद और साथ है और विश्वास है। उनको ये पूरा विश्वास है कि अगर हमारी बेटी कोई कदम उठा रही है तो उसमें जरूर कुछ बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर नीता जी, क्या अभी भी देर नहीं हुआ है विपक्ष को और बाकी सभी को अब एक मत होकर कम से कम एक कोशिश और करनी चाहिए कि 2029 में होने वाली लोकसभा चुनाव में महिलाओं को उनका हक मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि हम अभी भी कोशिश करेंगे कि महिलाओं को उनका हक मिले। लोगों की समस्याएं हैं। अगर आप ऐसे भी देखते तो एक व्यक्ति के पास इतने लोग हैं तो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हर आदमी के पास थोड़ा काम कम हो तो लोगों की समस्याओं का आसानी से निराकरण हो सकता है। इसलिए भी ये जो संख्या है ये बढ़नी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और साथ ही हम मीता जी के पास में चलते हैं। मीता जी, ठीक है, आरक्षण को अगर हम अभी दरकिनार भी कर दें, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के पास में यह तो विकल्प होता है कि जब टिकट का बंटवारा हो तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो टिकट बांटता है तो पहले से ही वो मान के बैठता है कि अगर महिलाओं को वो टिकट देंगे तो जीत की संभावना बहुत कम होगी, और खासतौर पर तब जब सामने कोई पुरुष होगा। मीता जी। जी बिल्कुल, ये टिकट जो आप बांटने की बात कर रहे हैं, इसमें जो वुमेन लीडरशिप है, जब वो सामने आएगी तभी उस सीट का मतलब तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे डिस्कशन में मैंने जो मतलब बाकी बहनों से भी सुना, सभी का कहना यही है कि महिलाएं आगे आके जब काम करती हैं वो इतना कंप्लीटनेस रहता है कि वो वाकई सबको एक चैलेंज लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है समय हमें और इजाजत नहीं देता। राशि जी छोटा सा 10 सेकंड में कुछ जवाब देना चाहती है? सर, मेरा विपक्ष और पक्ष सभी से ये निवेदन है कि दोनों पार्टियों में महिलाएं हैं, तो आप प्लीज करके महिला बिल पास करें ताकि महिलाओं का उत्थान हो और देश का विकास हो। ठीक है, तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया मीता वाधवा जी, राशि पांडे जी, डॉक्टर भारवी जी, डॉक्टर नीता जी और साथ ही शीलू शर्मा जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो नहीं पाया, गिर गया, और ऐसे में सियासत खूब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो आधी आबादी है उनको उनका हक कब मिलेगा, कब जो महिलाएं हैं वो भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो पाएंगी, कब महिलाएं अपने लिए स्वयं भी नीति बना पाएंगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसका अभी भी इंतजार है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।